during one of the earliest lectures, I used this statement that the subject of biology, study of life, when I use this name, this term, actually instead of biology, the term that I use is life science. Okay? मुझे लाइफ साइंस ये टर्म ज्यादा पसंद आता है। और इस लाइफ साइंस का स्टडी करते टाइम हमें ये ध्यान में आता है कि लाइफ जो है उसमें बहुत अलग अलग प्रकार की डाइवर्सिटीज है। मैं आज ही एक बहुत सीनियर अथॉरिटी के साथ आज मेरा बात चल रहा था, जस्ट दिस मॉर्निंग, और वो जो जेंटलमैन थे वो मुझे कह रहे थे कि सर यूनिसेलुलर लाइफ जो होता है वो कितना सिंपल रहता है, वैसे हम जो है हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से हमारा लाइफ हमारा बॉडी कितना कॉम्प्लिकेटेड है, यूनिसेलुलर लाइफ फॉर्म कितना सिंपल होता है। तो मैंने उनको जवाब दिया कि सर आपका जो स्टेटमेंट है दैट इज करेक्ट ऑल्सो एंड अ बिट ऑफ इनकरेक्ट ऑल्सो। करेक्ट क्योंकि हमारा बॉडी में जितना कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड मटेरियल और जितने कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड मेटाबॉलिज्म्स हैं वो इतने कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड है कि कोई एक ऑर्गन या दो चार ऑर्गन मिलकर उसको पूरा नहीं करता। उनको पूरा करने के लिए थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स की जरूरत पड़ती है हमारे। तो ये करेक्ट है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ये बहुत कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड प्रकार के मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज को करता है। बट एट द सेम टाइम मैंने उनको कहा कि सर आपका स्टेटमेंट इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि आप ये मत समझिए कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है उसका मेटाबॉलिज्म बहुत आसान है या सिंपल है या दो तीन ही केमिकल रिएक्शंस करता होगा, ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता उसको, वैसी बात नहीं है। मैंने उनको यही बताया कि बहुत सारे रिएक्शन जो करने के लिए हमारे पास बहुत सारे टिश्यूज और सेल्स दिए हुए हैं, वही रिएक्शन करने के लिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास सिर्फ एक सेल दिया हुआ है। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि जो काम आपके बॉडी में 10,000 सेल कर रहे हैं, अमीबा के बॉडी में, किसी बैक्टीरिया के बॉडी में वही काम कि सिर्फ एक सेल कर रहा है। लाइफ कितना अजब गजब है, देखिए। आई मीन वी शुड रियली गिव इट अ थॉट हाउ गॉड मस्ट हैव डिजाइन्ड प्रोग्राम्ड इट, या इफ यू डोंट बिलीव इन द कंसेप्ट ऑफ गॉड, प्रोबेबली हाउ नेचर मस्ट हैव कम अप विद दिस आइडिया। स्टैंडर्ड 12th जो है यानी आपके सीनियर जो है, आपके और उनकी मुलाकात नहीं हुई अब तक, होपफुली बाय दिवाली को मुलाकात हो जाएगी। आई एम जस्ट होपिंग कि वैक्सीन वगैरह शुरू आ जाएगा तब तक। लेकिन आपके सीनियर्स जो है उनको मैं फिलहाल जो चैप्टर सिखा रहा हूं वो यही चैप्टर है कि हाउ लाइफ केम ऑन दिस प्लैनेट। सबसे पहला लाइफ कैसे डेवलप हुआ, यही बात हमारी फिलहाल चल रही है। और ये सभी चीजें लाइफ के बारे में सोचते सोचते मैंने आज सुबह उनको एक एग्जांपल दिया कि मैं उन सर को मैंने ये बताया कि सर देखिए आज से 5-7 साल पहले लगभग हम सभी लोगों के घर में डेस्कटॉप था, स्क्रीन, मॉनिटर, कीबोर्ड था, माउस था और नीचे कहीं तो भी रखा हुआ सीपीयू। तो सीपीयू नंबर 1, कीबोर्ड नंबर 2, माउस नंबर 3, स्क्रीन नंबर 4। कुछ लोगों के घर में उसको स्पीकर अटैच है नंबर 5। आज ये पांचों चीजें यानी एक पूरा टेबल ऑक्यूपाई हो जाएगा, इतनी चीजें ही देखिए। आज ये पांचों की पांचों चीजें इसमें आ गई, यूनिसेलुलर हो गया ये। अभी पहले कितने मल्टी सेलुलर था, अभी ये यूनिसेलुलर हो गया। स्क्रीन है इसमें, ओके। टाइप करना है, कीबोर्ड है इसमें, बराबर ना। स्क्रॉल करना है तो पॉइंटर है इसमें, बराबर है, ओके। प्लस गाना सुनना है तो उसके लिए वॉल्यूम भी दिया है उसमें, ये सभी चीजें हैं उसमें।
तो ये अभी कैसा हो गया, पहले ये मल्टी सेलुलर था, अभी यूनिसेलुलर हो गया। लेकिन इसका मतलब ये सिंपल हुआ ऐसा नहीं, दिस इज नॉट सिंपल, दिस टेक्नोलॉजी इज कॉम्पैक्ट, यू कैन नॉट से इट इज सिंपल। एक मिनट जस्ट होल्ड। sorry for that, यूनिसेल्यूलर छोटा हो गया, कॉम्पैक्ट हो गया, लेकिन मल्टी फंक्शनल है। मेरी बॉडी मल्टी सेल्युलर है, मेरी बॉडी फूड कंज्यूम करती है, डाइजेस्ट करती है, उसमें से एनर्जी बनाती है, उसको रेस्पिरेशन कहते हैं। यानी यहाँ पे मैंने डाइजेशन का भी बात किया और रेस्पिरेशन का भी बात किया। लेकिन इन दो प्रोसेस के लिए मेरे पास एक पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके पूरे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है। रेस्पिरेशन के लिए मेरे पास लंग्स, ब्रीदिंग और ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करने के लिए फिर सर्कुलेटरी सिस्टम, कितनी सारी चीजें बाबा बोलो। लेकिन यही डाइजेशन, यही सर्कुलेशन, यही रेस्पिरेशन अमीबा भी करता है, बैक्टीरिया भी करता है, सिंगल सेल। लाइफ बहुत अजब गजब है। देखिए आइंस्टाइन, सॉरी नॉट आइंस्टाइन, न्यूटन, आपका वो एप्पल गिरा, न्यूटन को ग्रेविटी के बारे में समझ में आया और वहां से फिजिक्स का एक बहुत रैपिड जो एवोल्यूशन शुरू हुआ। आगे जाके जब हम आइंस्टाइन की तरफ आए, आइंस्टाइन ने थियरी ऑफ रिलेटिविटी दिया हुआ है, वो बेसिकली टाइम के डायमेंशंस के बारे में बात करता है। थियरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में बहुत मजेदार बात मैंने कहीं तो भी पढ़ी थी कि बहुत सारे लोगों को थियरी ऑफ रिलेटिविटी समझ में नहीं आता है। तो एक कॉमन एग्जांपल ऐसे दिया गया था कि अलग अलग डायमेंशंस में टाइम का स्पीड जो है वो अलग अलग होता है और अपने आप, क्योंकि टाइम का स्पीड अलग है, अपने आप आपके फिजिकल पैरामीटर्स वहां पे चेंज हो जाते हैं। इसका एक एग्जांपल, ये थियरी ऑफ रिलेटिविटी से रिलेटेड मैं आपको ये बता रहा हूं। इसका एक एग्जांपल किसी ने तो भी मुझे बताया था कि आप सपोज टीवी देख रहे हैं या आप आपके प्ले स्टेशन पे खेल रहे हैं, आप आपके पबजी पे, नहीं पबजी का तो बात नहीं कर सकते अभी, पर यू आर डूइंग समथिंग दैट यू लाइक, दैट यू लव। 5 मिनट निकल गए, 10 मिनट निकल गए, 15 मिनट निकल गए, आप 15 मिनट से आपका फेवरेट मूवी देख रहे हैं, लेकिन आपको ऐसे लगता है अरे मैं तो अब भी बैठा हूँ मूवी देखने के लिए, 2-4 मिनट हुए होंगे, 15 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया आपकी मूवी देख रहे, पर तभी टाइम कैसे गया आपको पता नहीं चला। वही सपोज कहीं पे एकदम कोई गर्म यूटेंसिल रखा हुआ है और उस पे आपने हाथ रख दिया, विद इन मिली सेकेंड्स यू आर विड्रॉइंग दैट टाइम, आपने एकदम जल्दी निकल गया, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है बाप रे 2-4 मिनट उसमें था, इतना मेरे को इंजुरी हो गई। टाइम का स्पीड तो वही है, लेकिन हमारा परसेप्शन ऑफ टाइम कैसे चेंज हो जाता है। थियरी ऑफ रिलेटिविटी कहीं तो भी इन्हीं डायमेंशंस के बारे में बात करता है, किसी दिन बताऊंगा मैं और डिटेल में इसके बारे में। लेकिन अल्टीमेटली आइंस्टाइन ने यह बात किया था कि मुझे जितना साइंस समझ में आ रहा है उतना मेरा भगवान पे भरोसा बढ़ने लगा है। The more I started looking at understanding science, the more I realized that this all arrangement of the universe cannot be a mere accident. There is someone who has programmed and designed everything. समझ गया? ओके, लाइफ की बात चल रही है। हम जब भी किसी चीज को देखते हैं, whenever we look at something, whenever any material is kept in front of you, we try to define, differentiate, distinguish that material into living matter or non-living matter. तो लाइफ को अगर डिफाइन करना है, अगर हमारे सामने कोई मटेरियल रखा गया और अगर हमें बताया गया, पूछा गया कि ये मटेरियल क्या है बताइए, लिविंग है या नॉन लिविंग है, नेचुरली हम उसमें के कुछ क्राइटेरिया देखेंगे, हम उसमें के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखेंगे और फिर हम डिसाइड करेंगे कि अरे इस चीज को लिविंग कहना है या नॉन लिविंग कहना है। आज हमें इन्हीं कैरेक्टर्स के बारे में बात करनी है। मैं जिस चैप्टर के बारे में आज बात कर रहा हूं वो चैप्टर का नाम है
स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स का मैंने आपको पहले बताया था, वो चैप्टर 2 हिस्सों में बटा हुआ है। पहले थोड़ा एनिमल्स का पार्ट हमने कंप्लीट किया है, कॉकरोच देखा हमने, अर्थवर्म देखा हमने और फ्रॉग देखा हमने, लेकिन उस चैप्टर में इनिशियल पार्ट भी है टिश्यू का, वो मैं बाद में लूंगा, आराम से लूंगा, डोंट वरी। आप में से कुछ लोग जो थोड़ा पहले ज्वाइन हुए थे हमको, उन्होंने इस लेक्चर से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ लेक्चर्स अटेंड किए हुए, मुझे पता है। ओके, तो जिन्होंने ऑलरेडी ये अटेंड किया हुआ है उनके लिए ये एक प्रकार का रिवीजन हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये देखिए, मेरा बात पूरा होने से पहले ये उतावले लोग इमीडिएटली टाइप करना शुरू कर दिए। सो जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि आप में से कुछ लोगों का इनिशियली ये पार्ट हो चुका है, लेकिन क्योंकि 20-30% लोगों का हो गया है, इसलिए मैं बाकी के 70% लोगों को नहीं छोड़ सकता। ठीक है, तो जिनका हो गया है दे कैन कंसीडर इट एज अ रिवीजन, और जो पहली बार सुन रहे हैं उन्होंने तो एकदम कान खड़े करके ध्यान से सुनना चाहिए। लाइफ की जब हम बात करते हैं, लाइफ कैन बी डिफाइंड बाय एन नंबर ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स। जैसे आप लोग लिखिए, पहले हम बात करेंगे इसके बारे में। Life can be distinguished by, it can be defined by n number of different characters. जैसा एक कैरेक्टर है मूवमेंट। आपके सामने कोई चीज रखी हुई है और अगर वो खुद ब खुद कुछ मूवमेंट दिखा रही है, नेचुरली देयर आर गुड मेनी चांसेस दैट इट इज अ लिविंग मैटर, इट इज अ लिविंग मटीरियल एंड इट इज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो मूवमेंट मैं बहुत बार एक्चुअली ये अपना लाइव क्लास अगर होता, आप अगर मेरे सामने अभी बैठे होते तो मैंने ये लिखा नहीं होता, मैंने आपको पूछा होता कि अगर आपके सामने कोई लिविंग मैटर है तो आपको कैसे पता चलेगा वो लिविंग मैटर है, व्हाट आर द क्राइटेरियाज, आप कौन सी चीजों को देखेंगे ताकि आप ये डिसाइड कर पाए और डिफाइन कर पाए कि आपके सामने जो मटेरियल है वो लिविंग। जनरली क्लास में उस प्रकार का इंटरेक्शन देता हूं, लेकिन ठीक है हमारा भी ऑनलाइन चल रहा है तो थोड़ा इंटरेक्शन कम हो जाता है हमारा, बट movement can be one important character that defines life. सही है, okay, because living organisms they can move from one place to another. Movement जरूरी रहता है। मूवमेंट क्यों जरूरी है? मूवमेंट जरूरी है क्योंकि देखिए मूवमेंट की वजह से मूवमेंट इज नेसेसरी, मोबिलिटी इज नेसेसरी फॉर लोकेशन ऑफ फूड, for search of food, animals or organisms move from one place to another. For obtaining a safe shelter, for keeping yourself safe. कोई अगर कहीं पे इमरजेंसी, कहीं पे आग लग गया है, कहीं बाढ़ आ गया है, तो ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में भी एक जगह से दूसरी जगह खुद को बचाने के लिए भी मूवमेंट जरूरी है। मूवमेंट इज ऑल्सो नेसेसरी to find a partner and for reproduction. समझ रहे, मूवमेंट उसके लिए भी जरूरी है कि एक ऑर्गेनिज्म को अपना अपोजिट पार्टनर, अभी हमने फ्रॉग देखा था, तो फ्रॉग के बारे में हमने देखा कि कैसा वो जमीन पे था लेकिन बारिश के बाद वो पानी के नजदीक चला गया, ये मूवमेंट था। वो आवाज करने लगा, वो आवाज निकालने लगा अपने वोकल सैक्स में से, फीमेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगा। Now once if the female is interested in that frog, either she will approach the frog or the frog will reach up to her, लेकिन इसमें मूवमेंट है। तो फूड ढूंढने के लिए आपको मूवमेंट जरूरी है,
सेफ शेल्टर ढूंढने के लिए मूवमेंट जरूरी है, पार्टनर ढूंढने के लिए, अगली जनरेशन को पैदा करने के लिए आपको मूवमेंट की जरूरत है। Movement becomes a very important characteristic feature of life. If there is movement, there is life. But keep this in mind, that doesn't mean that movement is the only criteria to define life. अगर हम कहें कि जो चीज मूव नहीं कर सकती, anything that is immobile is non-living, अगर ऐसा कहेंगे तो सबसे पहले प्लांट्स नाराज हो जाएंगे, फंगस नाराज हो जाएगा, एनिमल्स में हाइड्रा जो है वो नाराज हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि ये सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, बट दे आर फिक्स टू वन प्लेस। ये नॉन मूविंग है, नॉन मोबाइल है, इमोटाइल है। इनके लिए एक वर्ड यूज करते हैं बहुत बार, समथिंग दैट कैनॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, उसे कहते हैं सिडेंटरी। क्या कहते हैं? सिडेंटरी। तो मूवमेंट, मुझे इतना ही बताना है आपको, मूवमेंट इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, नो डाउट अबाउट इट, बट मूवमेंट इज नॉट द ओनली कैरेक्टर दैट डिफाइंस लाइफ। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने कहीं तो भी एक जमाने में मैंने टीवी पे कहीं तो भी देखा था कि बहुत सारे एनिमल्स, फीमेल्स ऐसी है कि उन्होंने अपना एग लेइंग करने के बाद वो उन एग्स को छोड़कर नहीं जाती जब तक उसमें से बच्चे नहीं निकलते। तो बच्चे, बहुत सारे इंसेक्ट्स ऐसा करते हैं, बहुत सारी इंसेक्ट फीमेल जो रहते, फीमेल इंसेक्ट जो रहते वो ऐसा करते कि वो एग्स देकर वही रुकती है, फिर वो एग्स हैच होने के लिए शायद 2 हफ्तों का टाइम होगा, 2 महीनों का टाइम होगा, 3 महीनों का टाइम होगा, वो फीमेल जो है वो बिल्कुल जीरो मूवमेंट दिखाती, लेकिन वो मूवमेंट नहीं दिखाए इसका मतलब वो डेड है, वो नॉन लिविंग है, ऐसा तो नहीं है। समझ रहे हैं? ओके, सो मूवमेंट इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, बट इट इज नॉट द ओनली कैरेक्टर टू डिफाइन लाइफ। रिप्रोडक्शन की बात चल रही है। रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ। अगर स्पीशीज ने रिप्रोडक्शन बंद कर दिया तो सुन, बहुत जल्द वो स्पीशीज परमानेंटली इस दुनिया से गायब हो जाएगी, ये प्रॉब्लम हो जाएगा। दैट्स व्हाई रिप्रोडक्ट, देखिए लाइफ में लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए अगर सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया कोई है तो वो रिप्रोडक्शन है। ये बड़ा सरप्राइजिंग स्टेटमेंट है, बट इट इज ट्रू। एंड व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, आप सोचिए, मुझे कुछ ऐसे इंसेक्ट्स पता है, मुझे कुछ ऐसे एनिमल्स पता है कि जो एडल्ट बनने के बाद 2 घंटे के लिए, 10 घंटे के लिए, 20 घंटे के लिए या सिर्फ 2 दिन के लिए जिंदा रहते। उनको माउथ नहीं रहता क्योंकि उनको खाना वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए, या नेचर ने उनको ऐसा डिजाइन किया है कि एक बार वो एडल्ट बन गए कि दे कैन नॉट ईट, दे कैन नॉट डू एनीथिंग। ऑल दे आर सपोज्ड टू डू इज search for the opposite sex, reproduce the next generation and immediately die. बहुत सारे बटरफ्लाइज ऐसे, बहुत सारे मॉथ्स ऐसे हैं कि जो एडल्टहुड में पहुंचने के बाद अगले 12 घंटे में, 24 घंटे में, 40 घंटे में वो सिर्फ अपने अपोजिट सेक्स को, यानी मेल होगा तो फीमेल को, फीमेल होगी तो मेल को ढूंढेंगे। मेल जो है वो फीमेल के साथ मीटिंग करेगा, इमीडिएटली मर जाएगा। फीमेल उसके 10-12 घंटे में एग्स लेकर के वो भी मर जाएगी, खत्म, लाइफ खत्म हो गई। इसका मतलब आप देखिए रिप्रोडक्शन को कितना इंपॉर्टेंस है नेचर ने दिया हो, क्योंकि नेचर को पता है अगर ये ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो इसकी स्पीशीज परमानेंटली इस दुनिया से टेक ऑफ कर लेगी। सो रिप्रोडक्शन इज एन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, लेकिन अगेन जस्ट लाइक मूवमेंट, इसका मतलब ऐसा नहीं कि सम ऑर्गेनिज्म इज नॉट रिप्रोड्यूसिंग, इसका मतलब वो ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग हो गया, ऐसा तो नहीं कहेंगे हम। मुझे याद है व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट लाइक यू, मैं मेरी बुआ के घर रहता था तभी, आत्या, और ये बुआ जो है मेरी, उनका बहुत बढ़िया बंगलो है और बंगलो के आगे पीछे गार्डन है। मेरा रूम पीछे के साइड था, उसको एक सेपरेट एंट्रेंस और एग्जिट था। आई हैड अ सेपरेट डोर टू गो इनसाइड, कम आउटसाइड।
और उस साइड का जो गार्डन था वहां पे एक आंवला जो रहता है उसका पेड़ था। मैं उनके घर पे 5-6 साल रहा ऑलमोस्ट, लेकिन मैंने एक देखा कि उस आंवले को कभी भी फ्रूट्स नहीं आए, फल नहीं आए, आंवला कभी नहीं देखा। ओके, पेड़ था, उसके लीव्स वगैरह एवरीथिंग काफी टॉल हो गया था, लेकिन उसको फल कभी नहीं आए। आगे जाके मुझे पता चला, मुझे हमेशा ये सवाल था, लेकिन अल्टीमेटली किसी ने तो मुझे बताया कि ये जो पेड़ आपने लगाया है वो सिर्फ एक ही प्रकार के फ्लावर्स बना रहा है, यानी वो आइदर सिर्फ मेल फ्लावर्स बना रहा है या सिर्फ फीमेल फ्लावर्स बना रहा है। अभी अपोजिट सेक्स नहीं है, इसका मतलब उसको रिप्रोडक्शन का चांस नहीं है। जब तक उसका पॉलिनेशन नहीं होगा, उसका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तब तक वो फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो अगर वो पेड़, मैंने वो देखा, मैं खुद 6 साल उस पेड़ को देख रहा था, 6 साल उस पेड़ ने कभी रिप्रोड्यूस नहीं किया, हम ऐसा थोड़ी कहेंगे वो पेड़ नॉन लिविंग है। नो, ऑफ कोर्स इट इज अ लिविंग बॉडी। Reproduction is an important criteria of life, but that doesn't mean an organism who is not reproducing is a non-living organism. ऐसी बात नहीं है। ऐसा होता तो फिर हम सलमान खान के बारे में क्या कहेंगे? राहुल जी, मोदी जी, बहुत बड़ी लिस्ट है अभी अपने पास। Those people, if they are not reproducing, we cannot say they are not living. Of course, they are living people. Reproduction is an important criteria of life, but it is not the only criteria that will define life. मैं थोड़ा सा रिप्रोडक्शन से अभी मैं जंप करके ग्रोथ की तरफ आने वाला। ग्रोथ इज अ नेचुरल इंक्रीज ऑफ डायमेंशन ऑफ द बॉडी। लेंथ इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वेट इंक्रीज हो रहा है। आपको देखकर तो वेट का भी बात करना पड़ेगा मुझे। तो ये सभी इंक्रीज जो है ग्रोथ के बारे में ऐसा कहते हैं कि इट इज इररिवर्सिबल इंक्रीज ऑफ द बॉडी। सही है, वो उसे कहते हैं ग्रोथ। ग्रोथ इज वन नेचुरल क्राइटेरिया ऑफ ह्यूमन बॉडी और बॉडी ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन इसमें भी एक कैच है। कैच ऐसा है कि आफ्टर अ सर्टेन एज कोई भी ऑर्गेनिज्म रहे, उस ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ स्लो डाउन हो जाता है, रुक जाता है। तो क्या हम ऐसा कहेंगे क्या कि अभी वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया? वैसे तो नहीं कह सकते। When I am looking at you, आपका एज क्या है अभी आप 15-16 के, आपको और 3-5 साल है ग्रो होने के लिए। आप में से जिन लोगों को अपना हाइट और भी बढ़ाना है, आपने साइकिलिंग करना चाहिए। सीट का हाइट जो है वो हल्का सा 1-2 इंच ज्यादा रखने का, सो दैट यू आर नॉट एबल टू व्हेन द साइकिल इज स्टेशनरी, आपका पैर इमीडिएटली जमीन पे नहीं लगना चाहिए। थोड़ा सा आपको कसरत करना पड़ेगा, ऐसा वो सीट का लेंथ हाइट रखना चाहिए। आई एश्योर यू, आई प्रॉमिस यू, अगर आप ठीक ठाक साइकिलिंग करेंगे रेगुलरली, आपका हाइट अभी भी बढ़ते रहेगा और रैपिडली बढ़ते रहेगा अगले 3-5 साल के। नहीं तो आपको ऐसे ही गाड़ी से आ रहे, गाड़ी से जा रहे, घर जाके मस्त बर्गर खा रहे, डोमिनोज पिज्जा मंगा रहे, तो आपका ग्रोथ ऐसा नहीं होने वाला, आपका ग्रोथ ऐसा होने वाला है। Are you getting this? Okay? But growth is there. लेकिन देखिए, जैसा मैं आपके बारे में बता रहा हूं, मेरा ग्रोथ अभी पॉसिबल नहीं है। मैं बाय द टाइम स्टैंडर्ड 12, स्टैंडर्ड 13 तक आया, तब तक मेरा हाइट धीरे 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 बढ़ते रहा। बट आफ्टर अ सर्टेन एज, नाउ दिस हाइट ऑफ माइन इज फिक्स्ड, देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी ग्रोथ इन इट। जिंदगी में इसके बाद मेरा वर्टिकल ग्रोथ तो नहीं होने वाला, हॉरिजॉन्टल हो गया तो मुझे पता नहीं, वर्टिकल ग्रोथ तो अभी पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर मैं ऐसा कह रहा हूं कि मेरा अभी ग्रोथ नहीं होने वाला है, शुड बी से कि आई एम नो मोर लिविंग मैटर? दैट वोंट बी करेक्ट। ग्रोथ, अब तक मेरा ग्रोथ चल रहा था बिकॉज आई वॉज लिविंग। अभी मेरा ग्रोथ नहीं चल रहा, इसका मतलब मैं नॉन लिविंग हो गया, ऐसी बात नहीं है। और अभी मेरा ग्रोथ भी 0% है, ऐसी भी बात नहीं है। अभी कैसे हो गया? अभी मेरा हाइट नहीं बढ़ रहा है, लेकिन ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग सेल्स है वो रेगुलरली रिप्लेस होते जा रहे हैं। पुराने सेल्स, पुराने टिश्यूज आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम वो धीरे धीरे मर जाते हैं, उनकी जगह नए सेल्स आते हैं। तो अभी मेरा ग्रोथ कम मेंटेनेंस ज्यादा चल रहा है।
ओके, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट आफ्टर अ सर्टेन एज ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनका एक्सट्रिंसिक यानी एक्सटर्नल ग्रोथ रुक जाएगा, इंट्रिंसिक यानी इंटरनल ग्रोथ चालू रहेगा। बिकॉज अल्टीमेटली ग्रोथ इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेल्स, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स। वो तो अभी भी बॉडी में चल रहा है, पुराने सेल्स मर जाएंगे, नए सेल्स आ जाएंगे। सो ग्रोथ इज स्टिल गोइंग, दिखाई नहीं देगा लेकिन चल रहा है। रेस्पिरेशन इज अनदर, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड न्यूट्रिशन, ये तीनों तो आपको पता है। रेस्पिरेशन का ध्यान में रखिए, रेस्पिरेशन इज नॉट जस्ट ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन is actually converting the food into energy. This is the process of respiration actually. कुछ ऑर्गेनिजम्स फूड का ब्रेक डाउन करके, डाइजेस्टिव सिस्टम की मदद से फूड का ब्रेक डाउन करके डायरेक्टली एनर्जी बना सकते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स। लेकिन आप हैं, मैं हूं, हमारे सेल में क्या होता है, हमारे सेल में जब फूड पहुंचता है उससे एटीपी बनाने के लिए हमें ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ती है। तो वी आर हैविंग एरोबिक ऑर्गेनिजम्स, वी आर हैविंग अनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स। चाहे एरोबिक ऑर्गेनिज्म रहे यानी आप जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है, या अनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स रहे, जैसे बहुत सारे बैक्टीरिया है जो अनएरोबिक रहते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म रहे, वो सभी ऑर्गेनिजम्स रेस्पिरेशन करते हैं। रेस्पिरेशन हर कोई करता है, कुछ ब्रीदिंग करते हैं, कुछ ब्रीदिंग नहीं करते। ये पार्ट कोई करता है, कोई नहीं करता है, लेकिन जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको कंपल्सरीली ये पार्ट तो करना ही पड़ता है। क्योंकि अगर रेस्पिरेशन नहीं करेंगे, अगर एनर्जी नहीं बनाएंगे तो मेटाबॉलिज्म चालू कैसे रहेगा? बैटरी को अगर चार्ज नहीं करेंगे, बैटरी में अगर एनर्जी नहीं रहा तो मोबाइल चलेगा कैसे? समझ रहे हैं? सो अमंग ऑल दीज कैरेक्टर्स दैट वी हैव सीन, योर रेस्पिरेशन, formation and production of energy is one of the most compulsory criteria to define life. Are you getting this? Okay. लेकिन इन सभी में we have been told that the most important criteria is sensitivity. Okay. सेंसिटिविटी का मतलब क्या है? इसके लिए बहुत सारे वर्ड्स यूज किए जाते हैं। समटाइम्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज responsiveness. Sometimes it is also called as consciousness. Sometimes it is also related to the function of homeostasis. Among these 7 criteria that define life, please keep this in mind. Sensitivity is the most important. Responsiveness is the most important criteria of life. वो एनिमल है कि प्लांट है, वो एरोबिक है कि अनएरोबिक है, वो मूवमेंट करता है कि इमोबाइल है, उसका इतने साल ग्रोथ चालू था, अभी चालू है कि नहीं है, वो सांस ले रहा है कि नहीं, वो एरोबिक है या अनएरोबिक है, वो एक्सक्रीशन करता है या नहीं करता है, वो हमेशा खाना खाता है या कभी कभी न्यूट्रिशन करता है, इट डजंट मैटर। किसी भी प्रकार का ऑर्गेनिज्म होने दीजिए, इफ इट इज इन लिविंग स्टेट, इट इज गोइंग टू शो सेंसिटिविटी, इट इज गोइंग टू शो रिस्पॉन्सिवनेस। और ये सेंसिटिविटी किस चीज की है? दिस सेंसिटिविटी इज विथ रिस्पेक्ट टू द चेंजेस इन द सराउंडिंग, चेंजेस इन द सराउंडिंग। अभी इसका मतलब देखिए क्या है। आई रीच हियर एवरी डे, मैं लगभग 3 बजने को थोड़े 5 मिनट कम रहे कि मैं यहां पे पहुंच जाता। By the time I come up, by the time I enter this classroom, काफी सारी सीढ़ियां चढ़ के आप इस फ्लोर पे आ रहे हैं।
तो क्या हो जाता है, थोड़ा सा बॉडी में काफी सारा ये फिजिकल एक्सर्शन जो हुआ, फिजिकल एक्टिविटी जो हुआ, उसकी वजह से धीरे धीरे बॉडी हीट अप हो जाता है, वार्म अप हो जाता है, एंड यू कैन फील द स्वेट अराउंड योर नेक, अराउंड योर बैक, आपको समझ में आ जाता है। तो फिर बॉडी डिमांड क्या करता है कि अरे ये हीटअप जो हो गया है, इसको थोड़ा कूल ऑफ करो प्लीज। तो फिर मैं आने के बाद कोई ना कोई आके, अभी लोग बहुत अच्छे अपने, जनरली उनको पता है मैं कब आता हूँ, तो वो जनरली क्या करते हैं, मैं आने से 1-2 दिन पहले, या सॉरी 1-2 मिनट पहले इस रूम का एसी ऑन कर देंगे या फैन ऑन कर देंगे। उनको पता है कि बाय द टाइम द टीचर रीचेस, मेरे लिए नहीं, फॉर ऑल द टीचर्स, दे नो दैट बिफोर द टीचर रीचेस, बाय द टाइम द टीचर रीचेस द बॉडी स्टार्ट्स हीटिंग अप। तो थोड़ा सा कूल ऑफ, थोड़ा माइल्ड टेम्परेचर, सुहावना थोड़ा एटमॉस्फेयर रहना चाहिए, इसलिए वो कुछ ना कुछ ऑन कर ही देंगे। ये आपका सेंसिटिविटी, ये आपका रिस्पॉन्स है। अभी आज जैसे उन्होंने मेरे लिए ये पंखा लगा दिया, उन्होंने ये एसी लगा दिया, 4 months डाउन द लाइन मुझे नहीं लगता वो ऐसा कुछ करेंगे, बिकॉज 4 months डाउन द लाइन इट विल बी ऑलरेडी विंटर, टेम्परेचर्स विल बी ऑलरेडी समवेयर अराउंड 10 and 12 डिग्री सेल्सियस। उनको पता है कि ठीक है, ये आदमी उतने ही सीढ़ियां चढ़ के आ रहा है, ये आदमी उतने ही फ्लोर्स चढ़ के आ रहा है, अभी भी इसकी बॉडी में हीट जनरेट हो रहा है, लेकिन अभी फैन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी जो उसके बॉडी में हीट डेवलप हो रहा है और जनरेट हो रहा है, वो एक्चुअली उस इंसान को अपने बॉडी को वार्म रखने के लिए हेल्प कर रहा है। तो मैं आज ये 20 सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आ रहा हूं, मेरे बॉडी में हीट जनरेट हो रहा है, लेकिन मेरा बॉडी स्वेटिंग कर रहा है, मेरे बॉडी का रिस्पॉन्स देखिए। आज से 4 महीने बाद जब ठंड का मौसम शुरू होगा, मैं वही 20 स्टेप्स, वही 20 सीढ़ियां चढ़ के फिर से इसी क्लासरूम में आने वाला हूं, फिर से मेरा बॉडी उतना ही हीट बनाने वाला है, लेकिन इस बार मेरे बॉडी का रिएक्शन जो है वो स्वेटिंग नहीं रहेगा, माय बॉडी विल बी एक्चुअली हैप्पी, स्वेट नहीं निकलेगा, बट माय बॉडी विल बी हैप्पी। अच्छा हो इतना अपन चढ़ के ऊपर आ गए, बॉडी थोड़ा वार्म अप हो गया, नीचे थे तो थोड़ा ठंड बच रहा था, अभी थोड़ा अच्छा हो गया। दिस कैन हैपन ओनली विद अ लिविंग बॉडी, दिस विल बी सेड। ओके, आवर बॉडी रेगुलरली, हमारे बॉडी पे ऊपर भी और थोड़ा अंदर भी बहुत सारे सेंसर्स हैं, जिन्हें हम सेंस ऑर्गन्स कहते हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स भी कहते हैं। वो कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, एनवायरमेंट जो है, हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर जो है, उस पिकिंग अप द सिग्नल्स, और उन सिग्नल्स के हिसाब से वो क्या करते हैं, हमारे बॉडी के रिएक्शंस डिसाइड करते हैं। तो बाहर ठंड है, मेरा बॉडी का टेम्परेचर धीरे धीरे नीचे जा रहा है, अरे नीचे मत जाने दीजिए, उसको 37 डिग्री पे मेंटेन कीजिए। तो मेरा बॉडी क्या करता है, टिश्यूज को एक दूसरे पे घिसता है, फ्रिक्शन जनरेट करता है वो मसल्स में। तो हम वो जो कहते हैं ना, ठिठुर रहा है मेरा बॉडी, ये ठिठुरना जो है, दिस इज एक्चुअली फ्रिक्शन ऑफ द मसल्स, क्योंकि इस फ्रिक्शन से हीट जनरेट होता है, अच्छा लगने लगता है। आप वैसे भी ठंड के दिनों में बार 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 ये ऐसा करते रहते, ये आपके बॉडी का रिएक्शन है। और ये सिर्फ आप ही कर रहे हैं ऐसा नहीं, सभी एनिमल्स, सभी प्लांट्स अपने अपने प्रकार से दे रिएक्ट टू द एक्सटर्नल चेंजेस, और ये तभी पॉसिबल है व्हेन दैट ऑर्गेनिज्म इज अलाइव। मुझे नहीं पता आपने कभी किसी डेड बॉडी को हाथ लगाया है कि नहीं, आई डोंट नो, लेकिन घर में कभी किसी का अनफॉर्चुनेट डेथ वगैरह अगर हो गया, इफ वी टच द बॉडी ऑफ दैट पर्सन, अ नॉन लिविंग पर्सन, अ पर्सन हु इज नो मोर, हु इज डेड नाउ, उनका बॉडी वार्म नहीं रहता, वो ठंडा पड़ चुका है। बाहर 50 डिग्री सेल्सियस रहा या बाहर 15 डिग्री सेल्सियस रहा, इट डजंट मैटर, इनका बॉडी ठंडा ही पड़ जाता है, इनके बॉडी में सेंसेस नहीं रहते, इनका बॉडी किसी भी प्रकार का रिस्पॉन्ड नहीं करता। डेड बॉडी में कभी भी ऐसा नहीं होने वाला कि बाहर 50 डिग्री सेल्सियस है, आपने विदर्भ का समर चालू है, तो डेड बॉडी पड़ी हुई है और उसको पसीना आ रहा है, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। रिस्पॉन्स, कॉन्शियसनेस, सेंसिटिविटी is the most important criteria and character to define life. इसमें होम्योस्टासिस एक दिया हुआ है,
मैं आपको ये लिख के देने वाला हूं, होम्योस्टेसिस इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंटिन्यूअस चेंजेस हैपनिंग इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मैं आपको ये स्टेटमेंट देने वाला हूं, इसका एकदम सिंपल एग्जांपल देखिए, मैंने पिछली बार भी बच्चों को यही एग्जांपल दिया था, हर साल यही एग्जांपल देता हूं मैं। बाहर ठंड है 5 डिग्री सेल्सियस या बाहर गर्मी है 50 डिग्री सेल्सियस, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग बट योर बॉडी रिमेन्स एट 37 डिग्री सेल्सियस। सो इररिस्पेक्टिव ऑफ द चेंजेस इन द सराउंडिंग, your body is able to maintain its internal atmosphere constant। ये अपने आप नहीं होता, इसके लिए बॉडी को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, पर ये जो एबिलिटी है आपके बॉडी का, अगर बाहर बहुत गर्मी और बॉडी को 37 डिग्री सेल्सियस में मेंटेन करना है तो आपका बॉडी स्वेटिंग करेगा। अगर बाहर बहुत ठंड है और अंदर 37 डिग्री मेंटेन करना है तो आपका बॉडी मसल रगड़ेगा एक दूसरे को, टिश्यूज को रगड़ेगा एक दूसरे को, ठिठुरना हम जो कहते हैं, शिवरिंग हम जो कहते हैं। बॉडी को अलग अलग पैतरे करने पड़ते हैं, अलग अलग आइडियाज करने पड़ते हैं खुद का 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करने के लिए। इंटरनली कांस्टेंट रखो, बाहर कुछ भी चेंज होते हो। ये जो एबिलिटी है, ये जो कैपेबिलिटी है, इसे कहते हैं होम्योस्टेसिस। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज अलाइव, नॉट व्हेन इट इज डेड। आर यू गेटिंग दिस? ओके, ये इतना लिखिए प्लीज, प्लीज राइट दिस डाउन। जिन्होंने ऑलरेडी इससे पहले लिखा हुआ है आप मत लिखिए, आप सिर्फ पढ़िए। जो पहली बार इसको देख रहे हैं उन्होंने ये लिखना है। मैंने पिछले लेक्चर में ही बताया था कि बचकाने सवाल मत पूछा करो। मैंने पिछले लेक्चर में ही बताया था कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल इस चैप्टर में मैंने जो एनिमल का पार्ट सिखाया है, कॉकरोच, अर्थवर्म और फ्रॉग, सवाल सिर्फ उस पर ही आने वाले हैं। ये मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। जो मैंने सिखाया नहीं है, why should I take a test on that? सवाल है नहीं, why should I ask questions on things that I have not taught you yet? जो सिखाया है वो आपको नहीं आता, जो नहीं सिखाया वो कब आएगा? चलिए होम्योस्टेसिस का डेफिनेशन लिखेंगे नीचे। ओके, पहले एक स्टेटमेंट लिखिए, एक स्टेटमेंट बताता हूं पहले मैं। Among all these characters,
कॉमा responsiveness or sensitivity, responsiveness or sensitivity, responsiveness or sensitivity is the defining property of life, is the defining property of life. Defining property of life. Full stop. Next line. The ability of the body. The ability of the body to maintain, the ability of the body to maintain a constant internal environment, a constant internal environment irrespective of the changes in the external environment. The ability of the body to maintain a constant internal environment irrespective of the changes in the external environment is called homeostasis. Is called homeostasis. Is called homeostasis. ओके देखिए, इन क्राइटेरिया से रिलेटेड एखादा सवाल आता ही, एटलीस्ट वन स्मॉल क्वेश्चन समवेयर और द अदर, आइदर एट द कॉलेज लेवल, बोर्ड लेवल और एंट्रेंस लेवल, कहीं ना कहीं एखादा सवाल तो आ ही जाता है इसमें. ओके, जैसे वो आपको 4 देंगे और पूछेंगे इसमें का सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है. कोई भी 4 देंगे और बोलेंगे कि इसमें ऐसा कौन सा है कि जो हर जगह दिखेगा या कुछ जगह नहीं दिखेगा. दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. तो इन 7 कैरेक्टर्स को ध्यान में रखने के लिए मैंने एक निमोनिक बनाया हुआ है. आपने वो कहीं तो भी रफ में लिख के रखना चाहिए. टेक्स्ट बुक में अगर आप देखेंगे तो ये सीक्वेंस नहीं है. टेक्स्ट बुक में क्राइटेरिया यही दिए हुए हैं, कैरेक्टर्स यही दिए हुए हैं, लेकिन ये सीक्वेंस नहीं है. ये सीक्वेंस मैंने बना के रखा है आपके लिए, सो दैट आप उसका शॉर्ट फॉर्म ध्यान में रख सकते हैं. मिसेस ग्रेन, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, सेंसिटिविटी, ग्रोथ, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड न्यूट्रिशन. तो आप आपके नोटबुक में जहां पे आपने लिखा है, नोटबुक के ऊपर कहीं तो भी एक शॉर्ट फॉर्म लिख के रखिए, मिसेस ग्रेन. समझ गए? ओके. द लिविंग वर्ल्ड नाम का ये चैप्टर है. कुछ लोगों के लिए दिस इज अ न्यू चैप्टर, फॉर सम इट इज रिविजन, इट इज गुड फॉर एवरीवन. ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे.